कर्मचारी हैं वो स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आज एक बड़ी डिबेट हम उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर करवा रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। गोदयाल जी हैं जो उपनल महासंघ के अध्यक्ष हैं, संदीप चमोली हैं जो कांग्रेस से हैं, आशुतोष नेगी जी हैं। सभी को जो एक साथ मैं जो है इनका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने जो अपना कीमती समय दिया। क्या कहना चाहेंगे? पहले उपनल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं गोदयाल जी, आपसे जानकारी लेते हैं कि आपका कहना है 22 से 25,000 उपनल कर्मचारी जो लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, आखिर होता क्या है? क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका, आपने आज इस डिबेट में मुझे शामिल किया है। मैं संदीप चमोली जी को भी नमस्कार करना चाह रहा हूं और अपने नेगी जी को भी नमस्ते करना चाह रहा हूं जी। देखिए, उपनल कर्मचारी का मुद्दा जो है वो सार्वजनिक है, उस हर कोई उसमें सबको जानकारी है कि सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो है उपनल कर्मचारियों का है और 25,000 जो कर्मचारी हमारे उत्तराखंड में कार्यरत हैं। आप के जानकारी आप तो स्वयं हमारे डिबेट में उसमें रहते हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन में रहते हैं, आपको तो सब हमारी जानकारी पता है। सरकार का जो रुख है वो आपको पता ही है कि आज जो है हमने धरना प्रदर्शन किया था, हमने कहा था भाई हमारे कोई कर्मचारियों को बाहर नहीं किया जाए। सरकार 27 फरवरी 2023 को सचिव सैनिक कल्याण महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि किसी भी उपनल कर्मचारी को अकारण नहीं हटाया जाएगा। उसके बावजूद भी निरंतर हमारे कर्मचारियों को सेवा से बाहर किया जा रहा है। जैसे सेल टैक्स में राज्य कर विभाग में 138 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, वैसे कृषि विभाग में कम से कम 65 से 60-65 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी है। वही हाल अभी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में है, आप परिचित ही हैं वहां के। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में 6 महीने से हमारे कर्मचारी आंदोलन में है। 6 महीने से उनका कार्य विस्तार नहीं हुआ, 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली और कल जाके एक हमने जब वहां प्रेशर किया, हमने बीसी को, आपको पता ही कि 5 घंटे हमने बंद किया बीसी को, वहां रजिस्ट्रार साहब को भी बंद किया, उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और कल जाके एक आश्वासन हमें मिला है कि इनका 3 महीने का जो है वेतन हम जारी कर देंगे। अभी कुछ हुआ नहीं, उसमें आगे होगा तो देखे जाएगा उसमें। तो निरंतर हमारे जो है कर्मचारियों का शोषण जारी है। अभी जो चुनाव संपन्न हुए हमारे लोकसभा के, उसमें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि अस्थायी कर्मचारियों किसी की भी चुनाव में ड्यूटी न लगाई जाए। उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई और उनने बड़ी ईमानदारी और से उस चुनाव को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि ऐसा शोषण करना बंद कीजिए। हम भी इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं, इसी प्रदेश के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी रहेगी इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए। तो मैं धामी जी से पुनः निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन कर्मचारियों की पुनः बहाली की जाए। अच्छा, तारीफ वाली बात यह है कि हमारे जो सेल टैक्स के 138 कर्मचारी जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, वो माननीय हाईकोर्ट से लेके माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश किए हैं विभाग को कि इनको पुनः नियुक्ति पर रखा जाए। कृषि विभाग का भी वही हाल है, कृषि विभाग ने माननीय हाईकोर्ट ने उनको भी आदेशित किया है कि इनकी सेवाएं बहाल की जाए। उसके बावजूद भी सरकार जो है उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और मैं अभी तो चुनाव आचार संहिता जारी है। 4 जून के बाद हम अगर ऐसे ही हमारे कर्मचारियों को बाहर करने का रास्ता अगर सरकार दिखाती है तो हम निश्चित तौर पे हम पूरे प्रदेश में, चाहे वो पूरे जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो पीआरडी वाले हों, चाहे वो उपनल वाले हों, चाहे वो भोजन माताएं हों, चाहे वो आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे कोई भी, चाहे अतिथि शिक्षक हो, कोई भी, हमने सब एक मुद्दा बना के हम एक एजेंडे पे काम करेंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि हम अस्थायी कर्मचारी, हम जिनको आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हम ताकत झोंक के सरकार के खिलाफ कार्य करेंगे। गोदयाल जी, सवाल यह भी है कि अब तक जितनी सरकारें नहीं, सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस को भी इस लिस्ट में जोड़ते हैं, क्या कांग्रेस ने उपनल कर्मचारियों के हितों में कुछ काम किया? यह बड़ा सवाल है। देखो, कांग्रेस सरकार में मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं करूंगा। कांग्रेस सरकार ने कम से कम हमारे कर्मचारी, खासकर उपनल कर्मचारियों की बात करूं मैं, जहां तक माननीय हरीश रावत जी हो, चाहे वो विजय बहुगुणा जी हो, उन्होंने हमेशा जो है कर्मचारी हित में काम किया है। मैं इसमें चाहे हमारा मासिक भत्ता हो, चाहे त्रैमासिक भत्ता हो, चाहे हमारा वेतन वृद्धि में बात हो, कांग्रेस ने हमेशा साथ दिया है।
और अब मैं कांग्रेस का इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस कोई वो नहीं है, मैं कांग्रेस की बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे या माननीय विजय भावड़ा जी जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हम उनको रात को 10 बजे 12 बजे 1-2 बजे भी मुलाकात हो जाती थी हमारी, वो बुला देते, हमसे मिलते थे। आज आलम यह है कि मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, मैंने 20वें पत्र जारी कर दिए हैं। मैं खुद ही वहां रिक्वेस्ट करने चला गया हूं कि साहब एक बार हमारी समस्याएं तो टेबल टॉक पे सुनिए आप, क्योंकि होता क्या है, अधिकारी लोग जो है ना कंफ्यूज कर देते हैं। मैं कहा साहब आप हमारी समस्याएं एक टेबल टॉक कर लीजिए हमसे, पर वो राजी नहीं है, तैयार नहीं है हमारे साथ बैठने के लिए। तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट की इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में कम से कम कर्मचारी की सुनाई होती थी, माननीय मंत्री जी मिलते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते थे, अधिकारी लोग मिलते थे, वार्ता होती थी। देखो जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक किसी कार्य समाधान नहीं हो सकता है। तो मैं पुनः धामी जी को कहूंगा कि एक बार हमारे साथ टेबल टॉक करके बैठे, क्योंकि उनको गलत फीडबैक दिया जाता है अधिकारियों द्वारा एक गलत मैसेज दिया जाता है कि नहीं साहब ये तो 25,000 कर्मचारी हैं, 25,000 कर्मचारियों का ये पुलिंदा लेके चले जाते हैं। अगर इनका 1,000 रुपए एक कर्मचारी का बढ़ेगा तो 1,000 इंटू 25,000 कैलकुलेट करके अरबों में ले जाते हैं। मैंने पिछली बार कोई सेक्रेटरी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे ही हमारी वार्ता चल रही थी, टेबल टॉक चल रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के पास लेके गए कि साहब 25,000 कर्मचारी हैं, अगर इनका हमने 1,000 रुपए बढ़ाया तो इनका मतलब प्रदेश पे इतना बर्डन आ जाएगा। मैंने उन अधिकारियों को बताया, मैंने कहा साहब मेरे को एक कैलकुलेट आपने तो कर लिया कि 25,000 इंटू 1,000, आप एक कैलकुलेट भी कर लीजिए, मुझे 15 साल हो गए इस विभाग में और मैं कर रहा हूं 15,000 रुपए में नौकरी, और मेरे ही साथ अगर वो परमानेंट कर्मचारी आता तो वो 45,000 रुपए सैलरी लेता। तो मैंने कहा ये भी कैलकुलेट किया जाना चाहिए कि 30,000 रुपए इंटू 15 साल कितना बचत किया मैंने गवर्नमेंट का, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बैठे और अधिकारी लोग बैठे, हम हमारे साथ टेबल टॉक करें, हम समझाएं उनको क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए संदीप चमोली जी के पास चलते हैं। संदीप चमोली जी, विपक्ष में आप हैं और क्या कहना चाहेंगे उपनल कर्मचारियों की जो, चलिए नेटवर्क की कनेक्टिविटी के कारण जो है गोदियाल जी फिर आपसे साथ जुड़ते हैं, जैसे ही हमारे पैनलिस्ट दोबारा जुड़ेंगे हम उनसे बात करेंगे। फिर गोदियाल जी बात करते हैं कि लंबे समय से आप लोगों की जो अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं, 22 से 25,000 कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक भी कर्मचारी को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। मैं कहता हूं कि कह रहा था कि एक बड़ा वोट बैंक भी कर्मचारियों का होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? वोट बैंक तो है साहब, 25,000 कर्मचारी हैं, 25,000 इंटू उनके फैमिली वाले हैं, है ना, कम से कम 2-2.5 लाख हमारे पास वोट बैंक है ना। तो अगर ऐसी ही परिस्थितियां रही तो अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, है ना, उसमें भी देखते हैं कम से कम 7,000-7,500 कर्मचारी तो हमारा देहरादून में है, जनपद में है ना। 7,500 इंटू उनकी फैमिली मेंबर कितने होंगे। अगर ऐसी सरकार की हठधर्मता रही, निरंकुशता रही तो हमें भी सोचना पड़ेगा फिर हमें क्या करना है, हम भी स्वतंत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप चमोली जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर विपक्ष में आप हैं, क्या कहना चाहेंगे संदीप चमोली जी? सबसे पहले तो मैं पर्वत जन का धन्यवाद करूंगा कि सरकार जिन मुद्दों से भागती है, और मेरी बात तो कोई पत्रकार साथी अन्यथा ना ले, जिसमें हमारे वर्तमान के पत्रकार साथी, वर्तमान के मीडिया हाउसेस जिन मुद्दों से भागते हैं, उन मुद्दों पे सदैव पर्वत जन मुखर होकर जनता की आवाज को उठाने का काम करती है। इसके लिए मैं पर्वत जन का साधुवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं राणा जी कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि एक उपनल महासंघ का अध्यक्ष जो इस राज्य का रहने वाला व्यक्ति है। उपनल की एक अच्छी खूबसूरती यह है कि इस उपनल में लगभग सभी जो हमारे साथी हैं, युवा हमारे भाई हैं, भाई बहनें हैं, वो सब इस राज्य के हैं। ये एक तरफ तो बाहरी एजेंसियों से लाके बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उनके वेतन बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों ने शहादत देके राज्य बनाया, उनके बच्चों को दर दर भटक रहे हैं। जब एक उपनल महासंघ का अध्यक्ष महासंघ के अध्यक्ष गोदियाल जी जो लगभग 25,000 युवा साथियों का, माताओं बहनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कम से कम 2.5 लाख के आसपास इनके परिवार के लोग हैं, ऐसे व्यक्ति से अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं मिल रहे हैं तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं राणा जी सोचनीय विषय है। मतलब अगर एक
उपनल, इस राज्य के उपनल के अध्यक्ष अगर कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी पे समय नहीं है कि वो हमारी चर्चा को सुन सके, तो कहीं ना कहीं मन को आघात पहुंचाने वाली बात है। इसके साथ ही साथ सरकार चाहती इनको बुलाती, इनकी समस्याएं सुनती, इनसे बैठ के बात करती और इनकी समस्या का समाधान करती। अरे हम तो वो लोग हैं, इस राज्य के वो निवासी हैं कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी बैठा के बात भी कर लेते तो निश्चितता ही जो हमारे साथी हैं इनको मजबूर नहीं होना पड़ता सड़कों पे। एक तरफ तो पुष्कर सिंह धामी मुंबई में भाग रहे हैं समुद्र तट पर, मुंबई के लोगों को गले लगा रहे हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ जो हमारे प्रदेश के साथी हैं जिनका घर जो है 10-15 हजार में बमुश्किल चल पा रहा है, ऐसे लोगों से मिल तक नहीं रहे हैं। तो राणा जी आप समझ सकते हैं इस प्रदेश का क्या स्थिति वर्तमान समय में होगी। उपनल चलिए जी आप फिर समझ लीजिए, क्या कहना चाहेंगे उपनल कर्मचारी हो या प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी हो, लंबे समय से एक मांग कर रहे हैं, एक वेतन की मांग कर रहे हैं, नियत वेतन की मांग कर रहे हैं, अपने स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए राणा जी, ये समस्या जो है वो हमेशा बनी रहेगी जब तक उत्तराखंड में नहीं रहेगी, उसके मुखिया इस तरह के नहीं रहेंगे जिनकी सोच इस प्रदेश के मूल निवासियों का भला करने की हो। अगर संविदा पे कोई व्यक्ति रखा गया है तो उससे लंबे समय तक काम लिया जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की, उस भाई की, उस बहन की आवश्यकता उस विभाग को है। अगर उस विभाग में उसकी आवश्यकता न होती तो लंबे समय से उसकी सेवाएं नहीं ली जा रही होती। और इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि अगर कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर काम पर रखती है तो उस सरकार का दायित्व है कि उसके भविष्य के मद्देनजर, उसके परिवार के भविष्य के मद्देनजर इस तरह की स्कीम बनाए, इस तरह के कानून बनाए कि लंबे समय में 5 साल में या 10 साल में उसका नियमितीकरण हो जाए। और किन्हीं वजह से अगर नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है तो उसको कम से कम वेतन भत्ते इतने बढ़िया तो दिए जाए कि वो बखूबी अपने परिवार को पाल सके। तो ये टोटल फेलियर, मैं कहूंगा धामी सरकार का टोटल फेलियर है कि इस तरह की कोई रणनीति तो बहुत दूर की बात है। ये लोग टेबल टॉक करने को, बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, और जब विपक्ष द्वारा कोई सजेशन ही नहीं दिया जाता है तो ये सजेशन सुनने को भी तैयार नहीं है। इसका कारण एकमात्र ये है कि ये घमंड में है कि वो तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे पड़ जाता है, ये काम करे न करे, का शोषण करे, संविदा कर्मियों की, उपनल कर्मियों की बात न सुने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे, मुझे लगता है कि इस बार एक तगड़ा झटका इस डबल इंजन को लगने वाला है उत्तराखंड में। और जब ये झटका लगेगा तो 4 जून के बाद धामी जी टेबल टॉक करने को भी तैयार होंगे, और नहीं होंगे तो हमारे जो कांग्रेस के साथी चमोली जी कह रहे थे, हम लोग मिलकर अपने उपनल कर्मियों, अपने संविदा कर्मियों का साथ देंगे और सड़क पर उस लड़ाई को लड़ा जाएगा, एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं। मुझे पता है कि धामी जी क्यों टेबल टॉक करने को तैयार नहीं है, और 4 तारीख के बाद जो वो 440 वोल्ट के झटका उन्हें लगेगा, जब 5 में से 2 सीटें यहां से निकल जाएंगी भाजपा के हाथों से, तब इनको समझ में आएगा कि आक्रोश कहां से आया है। ये किसी भी मामले में कुछ करने को तैयार नहीं है। तो वेट कर लेना चाहिए। जी, फिर यार प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े। सेमवाल जी क्या कहना चाहेंगे? उपनल कर्मचारी लंबे समय से एक सपना देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कब पूरे होंगे सपने? ये जो उपनल कर्मचारी हैं, उपनल कर्मचारियों को अपनी ताकत समझनी चाहिए। आज की डेट में उपनल कर्मचारी सबसे पावरफुल ताकत है उत्तराखंड में कर्मचारियों की, और इस ताकत का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि आज की डेट में कोई भी डिपार्टमेंट उपनल से कर्मचारी रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
उनको लगता है कि नहीं, कि जो कर्मचारी एकता है ये काफी मजबूत है और कल के दिन शोषण अब इनका आसान नहीं हो सकता। तो इसलिए अब इन्होंने जो है प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियां, प्राइवेट जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, ठेकेदारी लोग हैं, उनके मार्फत जो है लोगों को रखना शुरू कर दिया है। बीच में एक शासन आदेश भी निकला था कि कोई भी कर्मचारी आउटसोर्स से जो भी रखा जाएगा वो उपनल के माध्यम से रखा जाएगा या पीआरडी वगैरह के माध्यम से रखा जाएगा। प्राइवेट जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां उनके मार्फत नहीं रखे जाएंगे, लेकिन उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, क्योंकि बाद में फिर इसी तरीके के शासनादेश जारी करने वालों को भी लगा होगा कि भाई अगर कर्मचारियों का इस तरीके से एकजुट रहे तो फिर इनका शोषण कर पाना आसान नहीं होगा। ये सारे उपनल के कर्मचारी वो लोग हैं जो उत्तराखंड की पूरी ब्यूरोक्रेसी के आज की डेट में चला रहे हैं। सारा कामकाज उपनल के कर्मचारियों के मार्फत ही चल रहा है और उपनल के कर्मचारी एक तरीके से पूरी सिस्टम की रग रग से भी वाकिफ हैं और रग रग में भी घुसे हुए। तो आज की डेट में ये एक सबसे बड़ी पावर है और इस पावर को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, उपनल के माध्यम से जितने भी कर्मचारी लगे हैं या जो भी आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी, उनको जिस तरीके से नियोक्ता ने जो भी प्रक्रिया अपनाई उस प्रक्रिया के तहत वो लगे। अगर वो कहते हैं कि साहब केवल इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू होता, अगर वो कहते हैं कि साहब इसमें दौड़ भी कराओ, इसमें पुशअप भी लगाओ, तो सब करते। वो कहते हैं लिखित परीक्षा भी आयोजित, तो लिखित परीक्षा भी करो। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ पे किसी आउटसोर्स कर्मचारी को लगाया उपनल के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि उसकी योग्यता के आधार पर लगाया होगा। अगर वो कर्मचारी लगाने वाला नियोक्ता है, अगर वो गलत नहीं है, अगर उसकी मंशा गलत या उसने किसी रिश्वत के कारण या किसी दूसरे प्रलोभन के कारण नहीं लगाया, अगर ऐसा किया है तो उस तो नियोक्ता पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने गलत मंशा से गलत ढंग से लगाया है। जो कर्मचारी नौकरी पे लगा है, जो भी तरीका नियोक्ता ने अपनाया होगा रिक्रूटमेंट का, उस तरीके से वो लगाया। अब इस तरीके से इनका शोषण नहीं होना चाहिए और हम लोग लंबे समय से उपनल के कर्मचारियों के लिए मांग कर रहे हैं। एक तो इनके लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, क्योंकि 10-10, 15-15 साल इनको नियुक्ति पाए हो गए। नंबर दूसरा, हमारी ये मांग लगातार रही है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाए इनके लिए, और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जितने भी लोग नौकरी लग चुके हैं उनको जो है आप एक रोस्टर बना करके इनको परमानेंट करिए। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप उतना कल नहीं, आप आज ही बंद कर दो, आप आउटसोर्सिंग की व्यवस्था ही बंद कर दो। लेकिन कोई भी बात ऐसा नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप हो जाए और कड़वा कड़वा थू हो जाए। जब आपको शोषण करने का नाम हो तो आप उपनल कर्मचारियों का करें, और जब आपको सेवाएं सुविधाएं देने की बात हो तब आप इनसे मुंह फेर लें। ये नहीं हो सकता। उपनल के जितने भी कर्मचारी हैं 99.9% लोग उत्तराखंड के ही बच्चे, उत्तराखंड के ही मूल निवासी हैं, और इनका जो शोषण कर रहे हैं अफसर, उसमें से मैं बता रहा हूं आपको कि 90% लोग जो हैं उत्तराखंड विरोधी मानसिकता के लोग। अदरवाइज जो उत्तराखंड के बच्चों का उत्तराखंड बनने पे जिनके प्रमोशन हुए, जिनकी जॉब लगी, जिनको प्रधान नहीं बनना था वो आज यहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि उत्तराखंड हम सब लोगों की, इन उपनल के कर्मचारियों और सारे लोगों के जो सामूहिक प्रयास है उसके कारण बना है, चाहे वो आज के अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो। तो इस बात को देखते हुए और उपनल कर्मचारियों की सहभागिता और उनके योगदान को देखते हुए एक रोस्टर बनाया जाए। चाहे आप उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार प्रकरण को ही ध्यान में रख लो, चलो कि भाई जिसको भी 10 साल होते जाए तो परमानेंट करते जाओ और हमेशा के लिए बंद। तो ना तो सरकार ये हमेशा के लिए आउटसोर्सिंग पे लगाम लगाने के लिए तैयार है, और ना सरकार जो है उपनल कर्मचारियों को जो है शोषण बंद करने को तैयार है। और ये इस तरीके से जो अनिश्चितता के माहौल में कोई जॉब नहीं होती, जो आधे अधूरे मोराल के जॉब सिक्योरिटी अगर किसी कर्मचारी को, तो जाहिर सी बात अपनी सेवाएं अच्छे से दे पाएगा, न तो मनोबल के कारण वो सेवाएं ठीक से दे पाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, और हम लोग इसके लिए तन मन धन से अपने उपनल कर्मचारियों के साथ भी है, हमने हमेशा संकल्प भी जताया है और हम लोग हमेशा साथ में भी खड़े दिखे हैं। और इस बार उपनल के जितने कर्मचारी है उन सब ने उत्तराखंड के हितों के लिए जो है वोटिंग भी की है। उत्तराखंड की उम्मीदों को देखते हुए, उत्तराखंड में उसके भविष्य को देखते हुए भी उन्होंने वोटिंग की है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि उसका भी एक परिणाम आएगा। और मेरा यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कि सरकार इस टकराहट को और आगे ना बढ़ाए। हाई कोर्ट में सरकार हार चुकी है। राज्य विरोधी जो सरकारें, ये सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला ले गई है इनके खिलाफ, जबकि इनको चाहिए था, कई मामलों में तो ये हाई कोर्ट से ही अपना मामला खुद ही वापस ले लेती है। कई सारे मामलों में हाई कोर्ट बोलती है सीबीआई जांच कराओ, तब ये सुप्रीम कोर्ट चली जाती है सीबीआई जांच न। भ्रष्टाचार के मामले में तो तुम भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हो, और जहां कर्मचारियों की हित की बात है, हाई कोर्ट इनके फेवर में फैसला दे रहे हो, वहां तुम
इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो ये सरकार पे ये ठप्पा ना लगे कहीं कि ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। अगर ये कर्मचारी विरोधी सरकार होने का ठप्पा लगेगा तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा और इसका सरकार की छवि पे भी जो है दूरगामी परिणाम, जो दुष्परिणाम होंगे वो सरकार को देखने पड़ेंगे। इसलिए सरकार को वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार हर 10 साल जिनको हो गए सबको परमानेंट करें, जिसको 10-10 साल होते जाए उसको परमानेंट करता जाए और हमेशा के लिए आप बंद कर दो आउटसोर्सिंग। जब भी किसी की भर्ती करनी हो प्रॉपर प्रक्रिया अपनाओ ताकि भाई उसका कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो रहे। जी शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े थे। गोदियाल जी क्या कहना चाहेंगे? वन टाइम सेटलमेंट की बात कह रहे हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, कितना संभव है ये वास्तव में? क्योंकि कर्ज के बोझ तरह उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन जा रहा है, क्या मानते हैं आप, संभव है? देखिए राणा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2018 में हम माननीय हाई कोर्ट से जीत के आ रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इनको वन टाइम सेटलमेंट करो, चरणबद्ध तरीके से इनको परमानेंट करो, है ना। जो 10 साल एक पॉलिसी बनाई है आप इनको चरणबद्ध तरीके से परमानेंट करने का काम करो। सरकार को एक गाइडेंस दिया था माननीय हाई कोर्ट ने, जबकि तत्कालीन सरकार उस आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के 25-25, 30-30 लाख रुपए अपने एडवोकेट को देती है कि एक हियरिंग पे। दुर्भाग्य कहूंगा मैं इस प्रदेश का, जबकि हमारे उपनल कर्मचारियों को कई डिपार्टमेंटों में 11-11, 12-12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है और सरकार के पास इतना पैसा है कि वो एक हियरिंग पे अपने एडवोकेट को 25-25 लाख रुपए जमा कर रही है। तो ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का। मैं ताजा अब क्या हो गया, अब एक अधिकारियों ने एक एजेंडा बना दिया कि उपनल के माध्यम से जो लगे हैं उनको बाहर करो और प्राइवेट एजेंसियों को हायर करो, है ना, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और अभी 2-3 डिपार्टमेंटों ने अधिकारियों ने इस काम को करने का प्रयास भी किया है, हमने उसका विरोध किया है। जैसे मैं ESI डिस्पेंसरी की बात करूं, ESI डिस्पेंसरी में हमारे अधिकारियों ने अपने आउटसोर्स एजेंसी हायर कर रखी है और उन्होंने क्या काम किया कि 194 कर्मचारियों को हमारे उपनल से जो तैनात थे उनको हटाने का काम किया। जब वो प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, हमने उसका विरोध किया और सरकार को उसको तुरंत वापस करना पड़ा। तो यहाँ जिस अधिकारी के पास अपनी एजेंसी है वो अपना हायर कर दे रहा है और उपनल कर्मचारियों को बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ताजा एग्जाम्पल में एक दुर्भाग्य, वो कभी कभी रोना भी आता है राणा जी इस प्रदेश को देख के, और हमारे कर्मचारी जब मेरे पास आते हैं रोते हैं धोते हैं, मेरे को खुद तरस आता है कि इस प्रदेश को हो क्या गया। जबकि सरकार कहती है कि तुम तो 11 महीने के मेहमान हो। 11 महीने का आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि 11 महीने का एक एग्रीमेंट हमारे साथ होता है। हमने कहा जब आपने हमें 11 महीने का कर्मचारी घोषित किया था तो आज तुमने 10-10, 15-15 साल क्यों ले कर्मचारियों के? कहां जाएंगे वो? आज 45 कोई 50 साल तक पहुंच गया है और आज आप कह रहे हैं कि आप साहब घर जाइए। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा तरीका है? सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने इतना रोजगार दे दिया और दूसरी तरफ ये नहीं कहती कि हमने इतना रोजगार जो लगे थे उनको बेरोजगार कर दिया। आज मैं आप तो वहां सेमवाल जी आप भी थे, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय क्या हाल है वहां के कुलपति जो है, वहां के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 6 महीने आज वहां हड़ताल को हो गए, स्ट्राइक करते हुए हो गए। आप वहां घुसेंगे तो आप वहां एंट्रेंस नहीं कर पाएंगे, इतना कूड़ा है, इतना डस्ट है वहां, इतना एक विश्वविद्यालय है ना। 6 महीने हो गए, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं, जबकि वो डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है। और हमने कई बार वहां, हमने कल भी मैं वहीं था, मैंने कहा भाई जबकि शासन ने स्पष्ट आदेश कर रखे हैं BC साहब को, रजिस्ट्रार साहब को, कि आप इन कर्मचारियों को अपने आंतरिक सोर्स से इनका वेतन जारी करिए आप, है ना। तो इनने जारी क्या करना था, एक्चुअली बीच में क्या हो गया था, हमारा हेड चेंज हुआ था, आपको पता ही है, 27 और 8 हेड चेंज हो गया था। तो ये क्या करते हैं, जिस हेड में पैसा था इन्होंने अपना परमानेंट वालों का तो वेतन निकाल दिया, है ना। कभी राज्यपाल की विजिट दिखा दी, कभी वेतन निकाल दिया परमानेंट वालों का। जब हेड चेंज हुआ तो इनकी आफत आ गई कि वो पैसा, भाई शासन ने इनको पूछा कि भैया हमने जो आउटसोर्स जो PRD उपनल वालों कर्मचारियों का हेड में हमने जो पैसा दिया था इनके मानदेय के लिए, उस हेड का पैसा आप वापस कर दीजिए, हम उसको पुनर्वियोग करके आपको दे देंगे। आप कर्मचारियों को मानदेय तो दो, पर देते कहां से थे? इन्होंने तो पूरा खर्च कर दिया वहां। कभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन निकाल दिया उसी वेतन पे जो हमारे उपनल PRD वालों का था, है ना। और कभी विजिटिंग दिखा दी माननीय राज्यपाल की, कभी कुछ दिखा दिया, अनशन खर्च कर दिया। अब जब हमने इसका संज्ञान लिया तब शासन ने इनको फटकार लगाई। शासन ने बोला भैया उस पैसे को पुनर्विनियोग करने के लिए भेजो, हम अकाउंट में देंगे, आप दो तो सही पर देंगे कहां से?
कल जब हमने वहां लड़ाई झगड़ करके वो कार्य किया, तब इन्होंने 3 महीने का मानदेय देने के लिए अभी स्वीकृति दी है। जबकि इनका क्या था, एक इनके यहाँ एक विजिट होती है, विश्वविद्यालय की एक विजिट होती है, उसमें इनको अपना वो दिखाना पड़ता है, सेंटर से जो टीम आती है इनको अपना मेन पावर दिखाना पड़ता है कि हमारे पास पूरा सिस्टम है। तो वहां के बीसी साहब ने क्या चालाकी करी, जबकि हमारा जो अनुबंध होता 11 महीने का, वो होता 11 महीने का। बीसी साहब ने, क्योंकि इनकी मार्च में जो विजिट थी, इनको दिखाना था पूरा अपना, तो बीसी साहब ने, इनका दिसंबर में खत्म हो गया था रिन्यूअल। बीसी साहब ने 3 महीने का रिन्यूअल अपने स्तर से कर दिया इनका। मैंने बीसी साहब से पूछा, साहब आप शासन से ऊपर तो नहीं है, चीफ सेक्रेटरी का जो आदेश है कि भाई 11 महीने का रिन्यूअल होना चाहिए, बीसी साहब ने अपने स्तर से 3 महीने का बढ़ा दिया। मैंने कहा जब आप अपने स्तर से 3 महीने का रिन्यूअल कर सकते हैं तो 11 महीने क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप अपने स्तर से रिन्यूअल कर सकते हैं तो अपने स्तर से अपने संसाधनों से मानदेय क्यों नहीं दे सकते हैं? तो यहाँ सब जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। वैसा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उपनल को इन्होंने, उपनल कर्मचारी को यूज एंड थ्रो बना दिया कि यूज करो और फेंक दो। अभी मैं ये कहते हैं कि ये हमारे आदमी नहीं है। हम जब वार्ता में जाते हैं, जब हम कहते हैं कि साहब हम भी इसी प्रदेश के बच्चे, हम भी सरकारी उसमें कार्य कर रहे हैं, हम भी सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो एजुकेशन, जो किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो आप, नाम सरकारी डिपार्टमेंट में नाम मात्र के कर्मचारी हैं। मैं दून मेडिकल कॉलेज की बात करूं, दून मेडिकल कॉलेज में हमारे 750 कर्मचारी देहरादून में तैनात है और मात्र 100 परमानेंट कर्मचारी है। तो ये पूरा प्रदेश को जो हमारा उपनल कर्मचारी चला रहा है, उस समय तो आप कहते हैं कि ठीक है साहब सिस्टम चल रहा है। जब हमारा मानदेय का हम अपनी वेतन वृद्धि के लिए मांग करते हैं, कहते हैं साहब ठेकेदार के आदमी है। अभी जब हम ठेकेदार के आदमी है तो तुमने हमारी ड्यूटी क्यों लगाई? चुनाव में ड्यूटी क्यों लगवाई हमारी? हमने इस चुनाव में हमारे लगभग 15 से 20 हजार कर्मचारियों की ड्यूटियां लगी थी। वैसा ये आपके नॉलेज में होगा, है ना? और मानदेय उन लोगों की भी, तारीफ वाली बात है, उन लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई थी जिनको 8-10 महीने से मानदेय नहीं मिला अभी तक। अभी ताजा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब मैं एक और पोल खोलने वाला हूं इनकी। अभी मेरे पास कुछ सबूत आ जाए तो मैं उसको जुटाना चाहता हूं कि ये जो है किस कई डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या कर रखा है। ये 1 अप्रैल को कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी, ठीक है साहब, और 19 अप्रैल को उनकी ड्यूटियां लगा दी। जब उनका मानदेय का उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारा मानदेय, वो अधिकारी ये कह के पल्ला झाड़ा कि आप तो 1 तारीख से हो नहीं। मैं उस अधिकारी से पूछना चाहता हूं, जब वो कर्मचारी 1 अप्रैल से आपने बाहर कर दिया है तो आपने किस बेस पे उसको चुनाव में ड्यूटी लगाई? जी, या भाई साहब जंगल राज है। मैं कह रहा हूं ना, जो अधिकारी जिसकी लाठी उसका भैंस, जिस अधिकारी के पास अपनी मेन पावर है वो वहां वो डिपार्टमेंट उसके पास है, वो हटा दे रहा है वहां से उपनल कर्मचारी पीआईटी वाले से हटा करके। गोयल जी, सवाल ये उठता है कि सवाल ये उठता है कि जो है नेता जो हमेशा कहते हैं कि वो कर्मचारियों को फेवर में है, क्या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है? सवाल ये उठता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम वास्तव में हो चुकी है? ऐसा आरोप लंबे समय से लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? ब्यूरोक्रेसी तो हो ही चुकी है भाई साहब। जो हमारे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, माननीय गणेश जोशी जी जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री है अभी, माननीय गणेश जोशी जी, जब माननीय गणेश जोशी जी विपक्ष में हुआ करते थे और जब हमारा धरना प्रदर्शन हुआ करता था, या चाहे माननीय धामी जी हो, उसमें धामी जी भी थे उसमें शामिल, चाहे विपक्ष से कोई भी नेता हो, तब वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोड पे बैठे रहते थे कि हाँ यार इनकी समस्या जायज है। आज वो उस सिस्टम का हिस्सा है। आज जो उनके पास वो पावर है कि वो उपनल कर्मचारियों के हितों की बात कर सकते हैं, उसको करने के लिए काबिल भी हैं। आज वो अनदेखी कर रहे हैं, तो ये हमारा भी दुर्भाग्य है। अधिकारी लोग तो मैंने बोला नहीं, अधिकारी लोग तो नहीं चाहते हैं कि उपनल कर्मचारी आगे बढ़े, उनका परमानेंट हो, खाली यूज एंड थ्रो करते हैं उपनल कर्मचारियों का भी। जब तुम उपनल कर्मचारी इतना काम कर रहा है, इतना हर डिपार्टमेंट में कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन करो ना, उसको प्रोत्साहित करो, उसका मनोबल बढ़ाएगा। अब हमारा तो ये है कि पता नहीं रहता शाम को की नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, तो किस हिसाब से आदमी काम करेगा, कोई मतलब ही नहीं है ना? तो सरकार से और अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अभी जो हमारी स्ट्राइक हुई थी उसमें एक कमेटी का गठन किया हुआ चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में, और मुझे चीफ सेक्रेटरी महोदय पे पूरा विश्वास है कि वो जो है हमारे उसमें अच्छा डिसीजन लेंगी और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बाहर न निकाल करके उनको एक स्वरोजगार, परमानेंट रोजगार देंगे। अभी हमारा स्ट्राइक हुआ था, उसमें भी हमने एक मांग रखी थी
कि हमें 10% वृद्धि, 20% वृद्धि मत दो, हमारी हम जिन पदों पे हम हैं उनको एक कम से कम हम आश्वस्त तो रहे कि हम 60 साल तक उस पदों पे नौकरी कर सके, है ना। तो मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी मिला था बीच में, मैंने कहा मैडम देखो आप 10-15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी की उम्र 50 साल होगी, आप कहाँ जाएंगे, बच्चे बड़े हो गए, सेटलमेंट हो गया, सब कुछ है। अब अगर आप कहेंगे साहब आप बाहर चले जाओ तो उससे हमारे क्या है, मतलब अगर हम एकाएक अगर पृथक हो जाते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो हम सुसाइड कर लें या फिर हम चोरी उच्चके डाकू, भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जीविका यापन करने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी और प्रशासन से भी कि ऐसी नौबत ना आए कि कोई सुसाइड करने पे मजबूर हो या कोई चोरी उच्चके या कोई छीना झपटी करने पे